आज का हमारा तीसरा पार्ट है एसएससी जीडी 2019 और 21 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने का। तो आज हमने एसएससी जीडी 2019 के 9 क्वेश्चंस लिए हैं और इसमें हम केवल वही फैक्ट डिस्कस करते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल ये एसएससी जीडी के लिए ही उपयोगी होंगे ये वीडियोस, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसमें केवल हम वही फैक्ट बताते हैं जो हाल ही की परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड। तो इसी से मिलता जुलता एक दूसरा नाम है हरेला। तो ध्यान रखना ये भी पूछा गया है। CHSL SSC CHSL में हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हरेला त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। और उत्तराखंड के संबंध में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। और इसमें से एक पूछा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बहुत पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका हाल ही में नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि इससे रामगंगा नदी होकर गुजरती है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। और इसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला ऑप्शन हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु, यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, पोंगल। पोंगल यहाँ का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और यहाँ का एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है थाईपुसम। थाईपुसम तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और पोंगल से मिलता जुलता एक त्यौहार और है, ओणम। ओणम ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार है और पोंगल तमिलनाडु का है। एक त्यौहार और बहुत पूछा जाता है पेपर में, बथुकम्मा। बथुकम्मा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक क्वेश्चन हाल ही में CGL में पूछा गया कि बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी त्यौहार का आयोजन बड़े पैमाने पर पंजाब में होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी लोग मनाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में इसे पंजाब में मनाया जाता है। एक फैक्ट हाल ही में और पूछा गया था CGL के पेपर में, दुर्गा पूजा विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। दुर्गा पूजा ये जो उत्सव है ये कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। छठ पूजा के बारे में भी पूछा जाता है। छठ पूजा ये उत्सव कहाँ का है? तो ये जो छठ पूजा है ये बिहार का है। तो ये याद रखना है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला हमारा ऑप्शन है उड़ीसा। तो उड़ीसा से संबंधित कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। रज पर्व। रज पर्व, इस पर्व का आयोजन उड़ीसा में होता है। धानु यात्रा, धानु यात्रा महोत्सव का आयोजन भी उड़ीसा में होता है। बाली यात्रा, बाली यात्रा उत्सव का आयोजन भी उड़ीसा में होता है। तो बाली यात्रा, धानु यात्रा, रज पर्व, इनका आयोजन उड़ीसा में होता है। नुआखाई त्योहार, नुआखाई त्योहार का आयोजन भी उड़ीसा में होता है। तो नुआखाई, बाली यात्रा, धानु यात्रा, रज पर्व, ये सब उड़ीसा में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नमक सत्याग्रह से संबंधित है। क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? अर्थात महात्मा गांधी ने इसमें ये जो दांडी मार्च किया था, अर्थात कितनी दूरी पैदल तय की थी? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। तो महात्मा गांधी ने
12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल चलना शुरू किया। इसमें गांधी जी के साथ 78 सहयोगी थे। ये गांधी जी अर्थात टोटल 79 लोग साबरमती आश्रम से पैदल चलना शुरू कर दिया और दांडी के लिए इन्होंने यात्रा शुरू की। अर्थात इनका उद्देश्य था कि दांडी में पहुंच के नमक बनाएंगे, क्योंकि नमक बनाने का अधिकार केवल ब्रिटिश सरकार को था और किसी भारतीय को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश सरकार नमक बनाती थी, उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी। अगर कोई भारतीय नमक बनाएगा तो ये ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन हो जाएगा। इस आधार पर गांधी जी ने निर्णय लिया था कि उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है और ये आंदोलन वो नमक बनाकर शुरू कर सकते हैं, अर्थात विनय पूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करना है। तो इसीलिए 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया 78 अनुयायियों के साथ। और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट किनारे पहुंचे, अर्थात लगभग 24 दिन की यात्रा थी इनकी। 12 मार्च से पैदल चलना शुरू किया और 6 अप्रैल को वो दांडी समुद्र तट में पहुंचे और सांकेतिक रूप से नमक बनाया। और यहीं से 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और इसी संपूर्ण घटना को नमक सत्याग्रह कहते हैं, जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और इसमें गांधी जी ने लगभग 240 मील की दूरी पैदल चलकर तय की थी, प्लस गांधी जी के सहयोगियों ने। लेकिन जब गांधी जी दांडी पहुंचे थे तब उनके साथ हजारों लोग थे। जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तब लगभग 78 लोग थे उनके साथ। 240 मील अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने 24 दिन में पैदल तय की थी। तो ये क्वेश्चन के जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुगल बादशाह अकबर से संबंधित है। इसमें पूछा गया है बुलंद दरवाजा कब बनवाया गया था। तो अकबर ने 1601-2 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजा, और ये बुलंद दरवाजा अकबर ने 1601 ईस्वी में बनवाया था। और ये कहाँ पर बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी अर्थात गुजरात, अर्थात आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो अकबर ने 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में करवाया। दूसरा ऑप्शन है 1580 ईस्वी। तो अकबर के जो राजस्व मंत्री थे उनका नाम था टोडरमल। टोडरमल, यहाँ से भी फैक्ट पूछा गया है एसएससी जीडी में। टोडरमल को अकबर ने अपना राजस्व मंत्री अर्थात वित्त मंत्री बनाया था। और टोडरमल ने एक पद्धति शुरू की थी जिसे आईने दहसाला कहते हैं। आईने दहसाला। तो अकबर के जो राजस्व मंत्री थे या वित्त मंत्री थे उनका नाम टोडरमल था। इन्होंने एक लगान पद्धति शुरू की थी जिसे आईने दहसाला कहते हैं। और यह पद्धति अकबर के द्वारा टोडरमल के प्रयासों से 1580 में लॉन्च की गई और इसी को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। टोडरमल का बंदोबस्त, बंदोबस्त ये फैक्ट कई बार पूछे गए हैं पेपर में, बंदोबस्त। अगला ऑप्शन है 1605 ईस्वी। तो पहले चौथा ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो अकबर 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह बना था, अर्थात इन्होंने अपनी सत्ता ग्रहण की थी 1556 ईस्वी में। अकबर मुगल बादशाह बना था और बादशाह बनते ही अकबर के साथ हेमू का पहला युद्ध हुआ, अर्थात ये अकबर का पहला युद्ध था और इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और इसमें एक तरफ अकबर की सेना,
और दूसरी तरफ हेमू अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना। अकबर की सेना का नेतृत्व अकबर के संरक्षक बैरम खान कर रहे थे, बैरम खान, और हेमू अपनी सेना का नेतृत्व खुद कर रहा था। हेमू एक विशाल सेना लेकर आया था, जिसमें हेमू की आंख में तीर लगने से इसकी सेना में भगदड़ मच जाती है और एक हारा हुआ युद्ध अकबर जीत जाता है। तीसरा ऑप्शन है 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी, अर्थात अकबर ने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन या रेनमिनबी है, रेनमिनबी। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, इनकी मुद्रा युआन या रेनमिनबी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी चीन में प्रवाहित होती है और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अगला ऑप्शन डिस्कस करते हैं वॉलीबॉल। तो हाल ही में पीईटी यूपी पेट का पेपर हुआ 2022 वाला, उसमें एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया नेपाल का राष्ट्रीय खेल। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और ये जो वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है प्लस इसके साथ साथ श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, और ये जो तीरंदाजी है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है, भूटान का। और ये जो कबड्डी है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पर ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है, इनकी करेंसी टका है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है और करेंसी नुगुल्टम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पर सार्क का मुख्यालय है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या श्री जयवर्धने पुरेकोटे है। 2 राजधानियां हैं यहाँ की। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत कौन सा संगठन स्थापित हुआ? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक स्थापित हुए थे। इसमें से जो पहला ऑप्शन है वह आईएलओ, इसका मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अर्थात मजदूरों के हितों में काम करने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और दूसरा ऑप्शन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कई परीक्षाओं में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 193 देश इसके सदस्य हैं। इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से इसका एक प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका एक तीसरा प्रमुख है तो प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। सचिवालय का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे महासचिव कहते हैं और वर्तमान में इस पद को ग्रहण किए हुए हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। आईएमएफ। तो 1944 ईस्वी में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड सम्मेलन, अर्थात ब्रिटेन से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था जुलाई 1944 में। इस सम्मेलन के तहत 2 संगठन अस्तित्व में आते हैं, आईएमएफ और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक कोई एक बैंक नहीं, ये 5 प्रमुख वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का समूह है। और विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत ही अस्तित्व में है। इसीलिए इन दोनों को जुड़वा संस्थाएं भी कहते हैं या जुड़वा बहनें भी कहते हैं। तो ये जो आईएमएफ है
या विश्व बैंक, इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। अगला ऑप्शन है यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और विश्व विरासत स्थलों की सूची यूनेस्को के द्वारा तैयार की जाती है और विश्व विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को ने भारत के 40 विरासत स्थल शामिल किए हैं, जिसमें से 40वां स्थल धौलावीरा है जो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। और 39वां स्थल रामप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। और अगला ऑप्शन है वोल्गा नदी, ये अपना मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर झील है। अगला ऑप्शन है यांग टीसी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह चीन में प्रवाहित होती है और इसका उद्गम तिब्बत के पठार से और इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर में है। अगला ऑप्शन है नील नदी, ये दुनिया अर्थात विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6600 किलोमीटर है, 6650 किलोमीटर है लगभग इसकी लंबाई। और नील नदी दो नदियों के मिलने से एक जो संयुक्त जलधारा बनती है उसे नील नदी कहते हैं। एक नदी का नाम है व्हाइट नील, ये व्हाइट नील है। और एक नदी का नाम है ब्लू नील। व्हाइट नील और ब्लू नील, व्हाइट नील और ब्लू नील सूडान के खार्तूम में मिल जाते हैं। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम है, यहाँ पर व्हाइट नील और ब्लू नील मिल जाते हैं। व्हाइट नील का उद्गम अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से व्हाइट नील का उद्गम होता है। और इथियोपिया, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथियोपिया, यहाँ पर ताना झील है या टाना झील है, यहाँ से ब्लू नील का उद्गम होता है। और ये दोनों धाराएं, दोनों नदियां आपस में आगे मिल जाती हैं उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में और आगे प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। और यहाँ पर एक देश मिलता है जिसका नाम है मिस्र। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। अगला ऑप्शन है अमेजन। तो अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत श्रेणी से होता है। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी के संबंध में फैक्ट ये पूछा जाता है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला है, इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकीज पर्वतमाला है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है और ये एशिया महाद्वीप में है। तो एंडीज पर्वतमाला से उद्गम होता है अमेजन नदी का और पेरू देश से। और इसका जो मुहाना है ये अटलांटिक महासागर में है। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा तथा बड़ा महासागर, यहाँ पर इसका मुहाना है। और अमेजन नदी अपना मुहाना 0 डिग्री अक्षांश पर बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा में अपना मुहाना कौन सी नदी बनाती है? अमेजन नदी। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है लेकिन चौड़ाई सबसे ज्यादा है। तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है प्लस दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यांगटीसी एशिया की सबसे लंबी नदी है और वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को।
और 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस मनाते हैं क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के माध्यम से, ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया था और इनकी जो सप्लाई चेन थी बांग्लादेश के लिए, उसे रोक दिया था, सप्लाई चेन को ब्रेक कर दिया था। अगला ऑप्शन है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस, मिट्टी दिवस, विश्व मृदा दिवस मनाते हैं 5 दिसंबर को। और कुछ अन्य दिवस हैं, उनको भी समझ लेते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। 1 दिसंबर हाल ही में सीजीएल के पेपर में पूछा गया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। रामानुजन के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह के सम्मान में, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। और पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एक विश्व उपभोक्ता दिवस से होता है जो 15 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। एक दिवस और पूछा जाता है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को। और हाल ही में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। तो द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी की कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, उनमें से एक पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, इसके लेखक महात्मा गांधी थे। हरिजन पत्रिका के लेखक, हरिजन अर्थात दलित समुदाय को महात्मा गांधी ने हरिजन कहा। हरि माने भगवान, जन माने लोग, भगवान के लोग। तो हरिजन पत्रिका के संपादक थे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। और महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जो बहुत पूछी जाती है पेपर में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसके लेखक महात्मा गांधी थे। तो हिंद स्वराज के लेखक थे, हरिजन पत्रिका के संपादक थे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक थे। सत्य के प्रयोग, इसके लेखक थे महात्मा गांधी। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबा कार्यकाल रहा, 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इनकी एक पुस्तक पेपर में बहुत पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। और इनकी एक दूसरी पुस्तक पेपर में बहुत पूछी जाती है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके लेखक थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 2 पुस्तकें पूछी जाती हैं पेपर में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनकी एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत पूछी जाती है पेपर में, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है, अर्थात भारत सरकार अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। अर्थात अब हमारे देश में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में, पराक्रम दिवस। इनकी एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी ने इनके खिलाफ पट्टाभी सीतारामैया को उतार दिया था।
अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई और 1939 में दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। और हालांकि कुछ विवादों के कारण, मतभेदों के कारण इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1939 में त्यागपत्र दे दिया और 1939 में ही एक नई पार्टी का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। और एक क्वेश्चन हाल ही में यूपी पेट 2022 में पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस को लेखपाल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा था। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना कब हुई। तो एफसीआई का गठन 1965 में हुआ था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1965 में हुआ था। अर्थात भारत सरकार किसानों से जो भी अनाज खरीदती है वो भारत सरकार की ओर से एफसीआई के द्वारा ही खरीदा जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अर्थात एमएसपी के माध्यम से जो भी फसलों के अनाज खरीदे जाते हैं वो एफसीआई के द्वारा ही खरीदे जाते हैं। 1942 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 1982 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह एक पुनर्वित्त संस्था है। अर्थात यह कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। अगला ऑप्शन है 1988 में सेबी की स्थापना हुई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना 1988 में हुई, लेकिन 1992 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया, कानूनी दर्जा दे दिया गया। अर्थात कानून बनाकर इसे कानूनी दर्जा दिया गया 1992 में और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। अगला ऑप्शन है 1975। तो 2 अक्टूबर 1975 को पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई हमारे देश में, पहला ग्रामीण बैंक। इस बैंक का नाम था प्रथमा बैंक। तो 2 अक्टूबर 1975 को हमारे देश में पहला ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ, इसका नाम था प्रथमा बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।